हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं जॉगरन सिंड्रोम की। तो देखिए, जॉगरन सिंड्रोम ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी हमको ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हुआ और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में हम रूमेटाइड अर्थराइटिस वगैरह की बात की थे, रूमेटाइड और उसके अलावा एसएलई वगैरह सब की बात की। सब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उसी में से जॉगरन सिंड्रोम भी है। जॉगरन सिंड्रोम और दूसरे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, हमको एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। ऑटो इम्यून होने की वजह से हमको बहुत सारे मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ जॉगरन सिंड्रोम में कॉमन क्या होता है, यहाँ पे ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, वो भी मोस्टली एक्सोक्राइन ग्लैंड का हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो जॉगरन सिंड्रोम ये भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इस वजह से इसमें भी नॉन ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे और ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिलेंगे। तो 50% ये देखने को मिलेंगे, 50% ये देखने को मिलेंगे। और ये दूसरे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से क्यों अलग होता है, क्योंकि नॉन ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन सब में देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन दूसरे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में मोस्टली नहीं देखने को मिलते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ और उसके बाद फिर अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए, बताया गया कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा ही कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और क्यों होता है, तो बताया गया बाय लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स। तो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स की वजह से एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और स्पेशली लेक्रिमल एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो ये होता है। अब पैथोफिजियो की हम हल्की सी बात कर लें तो देखिए, ये जो होता है ये ऑटो इम्यून है। तो यहाँ पे HLA-DR3 का रोल होता है। HLA-DR3 क्या करता है, ऑटो इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन का फॉर्मेशन करेंगी और ये लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ये आके देखिए यहाँ पे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल है ना, इसको डिस्ट्रॉय करने लगेंगी। जब जब लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसकी वजह से ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो फंक्शन है ना, ये खत्म हो जाएगा और मोस्टली सलाइवरी ग्लैंड और लेक्रिमल ग्लैंड में हमको देखने को मिलता है ये। तो ये इसकी पैथोफिजियो हो गई कि ये किस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो गई मोस्टली HLA-DR3 की वजह से, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ। और ये देखिए, ये प्रीडोमिनेंटली हमको फीमेल्स में देखने को मिलता है और 40 to 60 ईयर फीमेल्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फीमेल इस टू मेल का जो रेशियो होगा 9:1 होगा। देखिए कितना ज़्यादा कॉमन है फीमेल में। और जहाँ पे एसएलए की हम बात किए थे, तो देखिए एसएलए एस्ट्रोजन डेराइव्ड था। ठीक है, एस्ट्रोजन डेराइव्ड था, लेकिन ये एस्ट्रोजन डेराइव्ड नहीं है, इस वजह से देखिए ये लेट ऑनसेट होता है। ठीक है, 40 to 60 एज में। और एसएलए जो होता है हमको ये 20 to 40 या 45, यानी जब एस्ट्रोजन हाई होता है, पीक पे होता है, तब हमको देखने को मिलता है एसएलए। और ये जो होता है लेट में देखने को मिलता है, 40 से 60 की एज में। और उसके बाद फिर यहाँ पे फाइंडिंग की बात की गई। अच्छा, यहाँ पे ये जो हम बात की है, ये ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन की बात की है, इसकी पैथोफिजियो की बात की है। और एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन की जब बात करें तो वहाँ पे देखिए एसएलए में हम डिटेल में बात की है कि यहाँ पे हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कम हो जाते हैं। और जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कम होते हैं ना, तो एपोप्टोटिक बॉडीज की जो डिब्रीज होती है ना, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कम होने की वजह से ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है, ये रिमूव नहीं हो पाती है। इस वजह से जहाँ पे फ्लूइड वगैरह होता है वहाँ पे जाके एक्युमुलेट होती है, जैसे साइनोवियल फ्लूइड वगैरह में। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन कॉज करती हैं। उसकी पैथोफिजियो यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। एसएलए में देख लें, हम डिटेल में बात की है। ठीक, तो ये जो बात की है ये ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशंस की बात की है। अब देखिए यहाँ पे हमको फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी, तो देखिए इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन। तो देखिए इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन पता चला ये एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन हुआ। और मेन हमको देखो क्या देखने को मिलेगा, जो इंट्रा ग्लैंडुलर हो गया ग्लैंडुलर, तो किरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का। तो किरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का हमको देखने को मिलेगा। और ये होता क्या है, तो देखिए बताया क्या, डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन एंड सब्सिक्वेंट कॉर्नियल डैमेज। तो टीयर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड जब यहाँ से सिक्रेट ही नहीं करेंगे तो टीयर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्नियल डैमेज हो जाएगा। क्योंकि जब ये काम क्या होता है, टीयर का यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना होता है कॉर्निया को, और जब कॉर्निया को प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा, इस वजह से कॉर्नियल डैमेज हमको देखने को मिलेगा। और नॉर्मल कंडीशन में हमको ग्रीटी और सैंडी फीलिंग देखने को मिलेगी। तो ग्रीटी ऐसे चुभन की तरह होगा, जैसे आँख में कुछ चला गया, जैसे रेत वगैरह आँख में चली जाती है, बालू वगैरह, तो चुभन होती है, ऐसे लगेगा नॉर्मल कंडीशन में भी। ठीक है, तो वही ग्रीटी और सैंडिंग फीलिंग हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट हम क्या बताएं, तो यहाँ पे जो टीयर कम होता है ना, तो इसमें देखिए एक्वस और लिपिड सब कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ एक्वस कम होता है, तो टीयर में जो एक्वस कंपोनेंट और लिपिड कंपोनेंट दोनों होते हैं, दोनों कम होते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो रही हैं। और इसको टेस्ट कैसे करते हैं, तो देखिए स्कीमर टेस्ट एक होता है, इसके जरिए इसको हम टेस्ट करते हैं। स्कीमर टेस्ट हम आपको दिखा दें, तो ये देखिए ये स्कीमर टेस्ट है। ठीक है, स्कीमर टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए हम स्ट्रिप डालते हैं और यहाँ से देखिए जो टीयर का प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसकी वजह से ये स्ट्रिप गीली हो जाती है। जब स्ट्रिप गीली होती है तो इसी को हम नापते हैं। तो देखिए 5 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, और 5 मिनट में अगर ये लेस देन 5 mm भीग रही है, ठीक है, लेस देन 5 mm भीग रही है, तो इसको हम बोलते हैं स्कीमर टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे हो सकता है जॉगरन सिंड्रोम हो। ठीक है, लेकिन ये कन्फर्मेटरी नहीं होता है। इसलिए कन्फर्मेटरी नहीं होता ना
कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है। बहुत सारी और कंडीशन में भी हमको आँख में चुभन वगैरह देखने को मिलती है। इस वजह से ये केरेक्टोकंजक्टिवाइटिस सिक्का जो होता है ये इतना कन्फर्मेटरी नहीं होता है, इतना ज़्यादा हमको नहीं पता चल पाता है, बल्कि पेशेंट खुद भी इग्नोर करता है। इस वजह से इससे हम डायग्नोज कर पाएँ ये बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हुआ। और हम जो स्पेसिफिक फीचर देखते हैं वो देखते हैं ज़ीरोस्टोमिया में, ठीक है। तो ज़ीरोस्टोमिया ये स्पेसिफिक फीचर है, इसमें हमको पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगती है। इसमें उतनी परेशानी नहीं आती है, इसमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को कुछ इग्नोर करता है, और इसमें ये ज़्यादा परेशानी आती है, इस वजह से मोर स्पेसिफिक होता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरोस्टोमिया में डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, जब सलाइवा का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो म्यूकोसल एट्रोफी हो जाएगी और फिशरिंग ऑफ द टंग देखने को मिलेगा। तो देखिए जब सलाइवा का प्रोडक्शन कम होगा तो हमको सॉलोइंग में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, च्यूइंग में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सब चीज़ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है ज़ीरोस्टोमिया, और पेशेंट इसको जल्दी पकड़ लेता है कि हमको जो सलाइवा सीक्रेट नहीं हो रहा है, और हम इसको चेक भी आसानी से कर लेते हैं। और ये डेंटल के पास जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पे भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, क्योंकि डेंटल कैरीज भी कॉज कराता है। अभी हम बात करते हैं कैसे होता है। तो देखिए ये ज़ीरोस्टोमिया डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, जब सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो म्यूकोसल एट्रोफी देखने को मिलेगी, और इसी वजह से हमको फिशरिंग ऑफ द टंग देखने को मिलेगा। देखिए टंग में देखिए हमको फिशरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे म्यूकोसल एट्रोफी हो गई है। तो ये हुआ हमारा ज़ीरोस्टोमिया में क्या देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए अब हम चेक कैसे करते हैं, तो आप बताया गया प्रेजेंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जिसको हम ANA बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होगा, लेकिन 85% केसेस में खाली प्रेजेंट होता है, हमेशा नहीं प्रेजेंट होता है। इस वजह से मोस्टली प्रेजेंट होगा, लेकिन कभी कभी ये नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो NA प्रेजेंट हो सकता है, यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती है। रूमेटाइड फैक्टर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, रूमेटाइड फैक्टर प्रेजेंट होगा। और रूमेटाइड फैक्टर के बारे में बताया गया कि ये पॉजिटिव हो सकता है रूमेटाइड अर्थराइटिस के एब्सेंट के केस में भी, यानी अगर कोई पेशेंट है उसको रूमेटाइड अर्थराइटिस नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे NA जब प्रोफाइल करेंगे और यहाँ पे रूमेटाइड फैक्टर चेक करेंगे तो रूमेटाइड फैक्टर में हमको ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमको शॉक होने की जरूरत नहीं है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस नहीं है फिर भी कैसे रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। और उसके बाद देखिए एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडीज हम चेक करेंगे, और इसमें एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडीज में SSA एंटीबॉडीज, जॉगरन सिंड्रोम ए, जॉगरन सिंड्रोम बी एंटीबॉडी को हम चेक करेंगे। जॉगरन सिंड्रोम ए एंटीबॉडी को हम एंटी रो एंटीबॉडी बोलते हैं, और जॉगरन सिंड्रोम बी को हम एंटी ला एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटी रो एंटी ला टेस्ट भी हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडीज, एंटी रो और एंटी ला डिटेक्शन। और उसके बाद देखिए फिर बताया गया कि ये जो है ये हमको पॉजिटिव देखने को मिलता है, ठीक है, हमेशा नहीं पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इस वजह से ये भी लगभग 50% केसेस में पॉजिटिव देखने को मिलता है, और ये 35% केसेस में पॉजिटिव देखने को मिलता है। इस वजह से NA प्रोफाइल करना हमारे लिए, यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम सबको देख लें और क्लिनिकल फीचर जो है उसको भी देख के हम जॉगरन सिंड्रोम को डायग्नोज कर पाते हैं। ऐसे ही सिर्फ इस बेसिस पे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी ये नहीं है। अभी हम बताते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये सब देखिए हमेशा 100% नहीं होते हैं, तो ये 85% होगा, और ये देखिए ये 50% होगा, और ये 35% होगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इस वजह से इसको हम करेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। और देखिए बाइलेटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट, तो बाइलेटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारे क्लिनिकल फीचर और ये डिटेक्शन, ये सब करके हम जॉगरन सिंड्रोम डिटेक्ट कर सकते हैं या सस्पेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए एंटीरो और एंटीला ये हमको SLE में भी पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। तो SLE अगर किसी को हुआ है तो SLE में भी एंटी रो और एंटीला पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। और SLE के कई टाइप होते हैं, वहाँ पे बताए हैं। तो देखिए सब एक्यूट क्यूटिनियस ल्यूपस इरिथमेटस में ये हमको पॉजिटिव देखने को मिलता है, ठीक है। और जब SLE की वजह से पॉजिटिव होगा ना, और ये स्पेसिफिक किसके लिए है, जॉगरन सिंड्रोम एंटीबॉडी है, नाम से ही पता चल रहा है, तो यानी ये जॉगरन सिंड्रोम भी कॉज करेगा। अब जब जॉगरन सिंड्रोम कॉज करेगा तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी जॉगरन सिंड्रोम। तो प्राइमरी जॉगरन सिंड्रोम ये नहीं हुआ, अगर SLE की वजह से हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी जॉगरन सिंड्रोम। और आगे अभी हम बताते हैं कि रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से भी होता है। तो ये वाले हमारा पूरा क्लियर हो गया। इसमें हम सब देख लिया कि ये 40 से 60 साल के बीच में देखने को मिलता है, और फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड ही इन्वॉल्व होती है मोस्टली, और स्लाइवरी और लैक्रिमल ग्लैंड सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, और एंडोक्राइन में सिर्फ हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, वो इन्वॉल्व होती है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बात की है कि ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन में हमको यही केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का और ज़ीरोस्टोमिया देखने को मिलेगा, जबकि नॉन ग्लैंडुलर में हमको इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। और ये सारे एंटीबॉडीज NA प्रेजेंट होंगे, और उसके अलावा हमको बाइलेटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि ये एंटीरो या एंटीला ये हमको SLE में पॉजिटिव देखने को मिलता है, उस टाइम पे ये सेकेंडरी जॉगरन सिंड्रोम कॉज करेगा। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि एक कॉमन प्राइमरी डिसऑर्डर, ठीक है, तो ये कॉमन प्राइमरी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो प्राइमरी डिसऑर्डर अभी तक हम जो डिस्कस किया प्राइमरी ही था, और सेकेंडरी सिंड्रोम एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, या SLE है, या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है। तो देखिए प्राइमरी होता है, ठीक है, मोस्टली प्राइमरी होता है, लेकिन ये सेकेंडरी भी हो सकता है। तो सेकेंडरी में SLE की वजह से होता है, हम बताया कि यहाँ पे देखिए SLE की वजह से होता है अगर सब एक्यूट क्यूटिनियस ल्यूपस इरिथमेटस है, और ये रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से भी होता है। लेकिन रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, मोर देन SLE। तो सेकेंडरी होता है तो ये RA की वजह से होता है। फिर उसके बाद SLE की वजह से होता है,
उसके बाद सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की वजह से होता है, तो ये सेकेंडरी होगा। और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो ये देखिए एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन की बात की जा रही है। इंट्रा ग्लैंडुलर की हम यहाँ बात की कि ये दोनों खाली देखने को मिलता है ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसके डेंटल कैरीज हमको देखने को मिलेगी। तो जब डेंटल कैरीज देखने को मिलेगा तो पेशेंट के दांत में परेशानी होगी, इस वजह से ये जब डेंटल के पास जाता है ना तो मोस्टली डेंटल ही डिटेक्ट करता है कि जॉगरन सिंड्रोम पेशेंट को हुआ है, ठीक है। तो डेंटल कैरीज हमको देखने को मिलेंगी और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू देखने को मिलेगा, जिसको हम माल्ट लिम्फोमा बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा देखने को मिलेगा, जिसको हम माल्टोमा या माल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये देखिए लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये लिम्फोसाइट यहाँ पे ओरल कैविटी में ही सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मोस्टली यही अफेक्ट होती हैं। तो इनके करीबी जो लिम्फ नोड होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, करीबी लिम्फ नोड जैसे एडिनोइड्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये अफेक्ट हो जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या माल्टोमा, ठीक है। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा या माल्टोमा बोलेंगे। और मे प्रेजेंट एज पेरोटिड इनलार्जमेंट, तो हमको पेरोटिड इनलार्जमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो माल्टोमा होगा तो पेरोटिड इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा ही। और हम यहाँ पे देखिए पहले से बात कर चुके हैं कि बायलैटरल पेरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पैरोटिड पे क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि दूसरी ग्लैंड जो है ना, सबलिंगुअल ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये इतना नहीं इन्वॉल्व होती है, पैरोटिड ग्लैंड ही मोस्टली इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर बताया गया इंक्रीज रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी विद नियोनेटल ल्यूपस। तो इसमें क्या बताया गया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई एंटी रो या एंटी लॉ पॉजिटिव फीमेल, तो यहाँ पे जो बेबी पैदा होगा ना, तो इस बेबी में नियोनेटल ल्यूपस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। नियोनेटल ल्यूपस क्या होता है, हम एसएलई में अच्छे से बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे बस बात करें कि इसमें अगर कोई पॉजिटिव है तो वहाँ पे नियोनेटल ल्यूपस का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताएं कि ये देखिए 9:1 होता है, फीमेल और मेल का रेशियो 9:1 होता है। इस वजह से मेल कम रिस्क पे होंगे और फीमेल बहुत ज़्यादा रिस्क पे होंगी, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसको ये एंटी रो एंटी लॉ पॉजिटिव है तो फीटस में ये चीज़ होगा, ठीक है, फीटस में होगा, न्यूनेट में ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन मेल में कम रिस्क होगा, फीमेल बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि फोकल लिम्फोसिटिक सियालिडिनाइटिस ऑन लिबियल सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी कैन कंफर्म डायग्नोसिस। तो देखिए यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें थी ना हमेशा पॉजिटिव नहीं आ रही थी, इस वजह से हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, या ये जीएसटी नहीं है, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स नहीं, बल्कि ये क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ये हम जो होती है करते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड की बायोप्सी करते हैं, ठीक है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड की बायोप्सी करेंगे और यहाँ पे हमको फोकल लिम्फोसिटिक सियालिडिनाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ बताया गया फोकल लिम्फोसिटिक सियालिडिनाइटिस ऑन लेबियल सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी कैन कंफर्म डायग्नोसिस। तो यही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हमारे लिए माइनर सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी होती है। तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हम बताया कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर इंट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। और ये ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन में जो हम देखते हैं यहाँ पे हमको मोस्टली एक्सोक्राइन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, उसमें भी सलाइवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड। बाकी दूसरी ग्लैंड भी हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जैसे स्वेट ग्लैंड वगैरह सब इन्वॉल्व होंगी, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा फीचर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा। यानी स्वेटिंग वगैरह में भी परेशानी होगी, ऐसा नहीं परेशानी नहीं होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों में परेशानी होगी। और उसके अलावा फिर यहाँ में टेस्ट की बात की, टेस्ट के बाद बात की सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में हम सबसे ज़्यादा कॉमन रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से देखते हैं, फिर एसएलई की वजह से होता है। और उसके बाद फिर ये देखिए एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशंस की बात की है, और ये देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की है।